रशिया यूक्रेन वार जब से चल रही है, इस जंग में न सिर्फ रशिया और यूक्रेन की दुश्मनी और पावर देखने को मिल रही है, बल्कि कई और भी ममालिक के जो बज़ाहिर इस जंग का हिस्सा तो नहीं है, पर वो इस जंग में कूदते दिखाई जरूर दे रहे हैं। इस तरह रशिया और नेटो फोर्स जो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा खिलाफ है। नेटो के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, जिसे अगर ये कहा जाए ये पूरे यूरोप की टेक्नोलॉजी का मार्केट है, जिसके पास दुनिया के जदीद असला वेपन सब कुछ मौजूद है जो गलत ना होगा। और पूरी नेटो रशिया के खिलाफ बयानबाजी भी कर रही है, पर नेटो डायरेक्टली रशिया पर क्यों नहीं अटैक कर पा रहा? आखिर कौन सी रशिया के पास टेक्नोलॉजी है जिसे पूरी नेटो फोर्सेस घबराई हुई है? कोल्ड वार के खत्म होने के बाद रशिया ने काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। इस मिसाइल को शॉर्ट रेंज टारगेट करने जैसे एयर बेसेस, जेट्स, टारगेट एरियाज वगैरह को पूरी एक्यूरेसी, टाइम एंड प्रिसीजन के लिए बनाया गया। इस मीडियम रेंज मिसाइल्स के बारे अमेरिकन डिफेंस सिस्टम का कहना है कि इसे रोकना काफी मुश्किल है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है और ये मिसाइल 700 केजी तक का मवाद को अपने साथ ले जा सकता है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन। इस मिसाइल को कई ऑपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। मोस्टली रशिया इसको अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए भी यूज कर रही है। रशियन गवर्नमेंट चाहे तो इस मिसाइल को यूरोप में किसी भी कंट्री में फायर कर सकती है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल को फायर होने के बाद हवा में भी इसको दोबारा रीटारगेटिंग करके कंट्रोल किया जा सकता है। रशियन डिफेंस सिस्टम का कहना है कि 500 किलोमीटर तक किसी भी जेट्स, प्लेन, शिप को पूरे टाइम और प्रिसीजन से कैलकुलेट करके टारगेट कर सकता है, और ये अपने टारगेट को पूरी तरह लॉक भी कर लेता है। इससे पहले नेटो ऐसे मिसाइल्स को यूज करती थी और पूरी दुनिया में बदमाशी भी करती थी, पर इस वक्त रशिया के पास ऐसे मिसाइल्स होने की वजह से नेटो और नेटो एयर फोर्सेस इनसे घबराई हुई हैं। रशियन इसे कहीं भी किसी भी जगह ले जाकर इससे अटैक कर सकते हैं, और इससे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसे जंगल में कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी की मदद से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इसे ढूंढने भी मुश्किल हो जाता है। फ्लैंकर 20 को एक रशियन यूएसएसआर जैंकर 50 कंपनी ने डेवलप किया है। इस तरह के तमाम एयरक्राफ्ट को ये यूएसएसआर कंपनी डेवलप करती है। फ्लैंकर 20 फैमिली के एयरक्राफ्ट को 1985 में डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, पर 1990 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स की वजह से इनकी प्रोडक्शन पूरी तरह स्लो हो गई थी। ये एयरक्राफ्ट देखने में कोई भी खूबसूरत तो दिखाई नहीं देते, पर इनकी स्पीड, मनोवरेबिलिटी, टारगेटिंग, रेंज और एक्यूरेसी इसे बहुत ही पावरफुल बना देती हैं। रशियन फ्लैंकर एयरक्राफ्ट को कई ऑपरेशन के लिए यूज कर रही है। इसकी सबसे खास बात फ्लैंकर फैमिली में कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनकी किसी भी वक्त इजीली मॉडिफाई करके किसी भी ऑपरेशन में यूज किया जा सकता है, जैसे जस्ट इनमें हैवी बुलेट्स, बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन, स्पाइंग ड्रोन या किसी भी और सूरत हाल के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। फ्लैंकर एयरक्राफ्ट की सबसे खास बात जो नेटो फोर्सेस को इस वजह से परेशान किए हुए है कि ये किसी भी जगह बहुत ही पावरफुल अटैक करके वापस आ सकता है, और इससे पहले डिटेक्ट करने से पहले ये एयरक्राफ्ट वापस सेफ जोन में चला जाएगा, जो नेटो के लिए बड़ा खतरा है। ताहम नेटो इससे और ज्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट बनाने में लगा है, पर अभी तक इसे कम्पीट करने के लिए नेटो के पास ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। इसी वीडियो में मजीद देखेंगे कि रशिया की स्पेशल फोर्स कितनी पावरफुल है, जिसे नेटो फोर्सेस मुकाबले करने की हिम्मत भी नहीं रखती। उसे मजीद एक्सप्लोर करने से पहले अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ईबुक्स पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। एकोकोला सबमरीन, जिस पर यूएस और रशियन दोनों ही अपने अपने कंट्रीज में अपनी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, पर रशिया इसमें इसलिए ज्यादा पावरफुल है कि ये 1980 से इस पर काम कर रहा है। 50 ASW सबमरीन रशिया ने डेवलप भी कर लिए हैं, जिनमें से 9 को जेर इस्तेमाल भी रखा जा चुका है, जिसका ऑपरेशन सर्विसेज ने रशिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिए हैं। अगर इसके फीचर को देखा जाए तो ये समंदर में और समंदर से बाहर जमीन पर किसी भी नेटो की कोस्ट लाइन को अटैक कर सकता है। अगर नेटो फोर्सेस किसी भी अटैक की मदद से इसके पकड़ लेते हैं या इसे डैमेज करके पानी में बहा देते हैं, तो ये फिर भी इस हालत में अपने अंदर काफी ज्यादा बारूदी मवाद से नेटो फोर्सेस को बहुत बड़ा नुकसान जरूर पहुंचा सकती है। लास्ट 5 ईयर से रशिया टेसल इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी की मदद से कोशिश कर रहा है कि वो लावा क्लास टेक्नोलॉजी को ASW से रिप्लेस कर सके, जिसकी मदद से ये हवा, जमीन और समंदर में अपने टारगेट को अटैक भी कर सकता है और साथ में हमले को रोक भी सकता है, यानी अटैक और डिफेंस दोनों सिचुएशन में काम कर पाएगा। कोल्ड वार के दौरान यूएस सोवियत मिलिटेंट कई ऑपरेशन में काम करते रहे, वहीं ये मिलकर स्पेशल कमांडर्स को भी तैयार करने में लगे रहे, पर कुछ ही टाइम के बाद यूएस मिलिटेंट अलहदा हो गए, पर रशियन कमांडर्स ने खुद को कभी भी नहीं रोका। इनकी फोर्सेस को अम्ब्रेला या स्पेक्ट्रम फोर्सेस भी कहते हैं, जिसे रशिया ने सोवियत के बाद इनकी अहमियत को महसूस किया। सोवियत यूनियन का टूटना और रशिया के अम्ब्रेला फोर्सेस को तैयार करना, ये रशिया की अपनी माजी की गलतियों को अजाला लगता है। इस कमांडर्स फोर्सेस को हर तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए बनाया गया है, चाहे वो सिचुएशन मुल्क में होने वाले किसी भी किस्म के फसादात, टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट डिफेंस ऑपरेशन, टेररिस्ट ऑपरेशन, सीक्रेट ऑपरेशन,
पॉलिटिकल अटैक, एयर स्ट्राइक, कैंपफ्लैग टेक्निक, सर्वाइवल टेक्निक, पेन केयर टेक्निक्स, बॉर्डर डिफेंसिव टेक्निक। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इन्हें हर तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सिखाया गया है, चाहे वो क्रूज शिप, सी शिप, सबमरीन, टैंक्स, गन मशीन, एयरक्राफ्ट, सब कुछ दिखाया भी गया है और समझाया भी गया है। यानी जो भी सूरत हाल बन जाए, ये हर तरह की सूरत हाल को हैंडल कर सकेंगे। ये इतने पावरफुल हैं कि अगर रशिया और नाटो फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ किसी भी जंग में सामने हो जाएं तो ये नाटो को समझने से पहले उनका काफी ज्यादा नुकसान भी कर चुके होंगे। इवन के यूएस ने रशिया कमांडोज के साथ कुछ ज्वाइंट ट्रेनिंग भी की है, लेकिन इसके बावजूद वो इस हद तक नहीं पहुंचे कि इनको कम्पीट कर पाए। जब सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ था तो उस वक्त यही लग रहा था कि अब रशिया कभी भी अमेरिका या अदर नाटो का मुकाबला नहीं कर पाएगा, पर रशिया ने ऐसे वेपन्स को बना लिया है जिस बारे नाटो खुद परेशानी का शिकार हुए जा रहा है। इससे आप इस बात का भी अंदाजा लगा लें कि इस स्पेशल फोर्स को रशिया यूक्रेन के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से रशिया काफी मजबूत होता जा रहा है। नाटो फोर्सेस या यूरोपियन फोर्सेस जितने भी ऑपरेशन करते हैं, इनका जो सबसे स्ट्रांग और पावरफुल जोन होता है जहां से ये किसी भी दुश्मन को गिरा सकते हैं, वो होता है एयर स्ट्राइक। नाटो इसकी मदद से कई दुश्मन को मार चुकी है, पर रशिया ने इसके खिलाफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है जो सरफेस टू एयर पूरी कामयाबी से और एक्यूरेसी से वर्क करता है। ये ना सिर्फ रशिया को किसी भी फिजाई हमले से महफूज रख सकता है, बल्कि अपने दुश्मनों को किसी भी जगह पर टारगेट भी कर सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ फिजाई हमलों को रोक सकता है, बल्कि जमीनी अटैक को भी रोकने के काबिल है। नाटो फोर्सेस ने काफी ज्यादा एयर ऑपरेशन में काम किया है, पर रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को मात देना इनके लिए अभी तक पॉसिबल नहीं है। रशिया ने और भी काफी सारे वेपन को डेवलप किया है, पर जब से S-400 को डेवलप किया है, नाटो के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि ये वाहिद वेपन है जिसने वेस्टर्न वे ऑफ वॉर को चैलेंज किया है। आज की लिस्ट में दिखाए जाने वाले रशिया 5 पावरफुल वेपन्स के बारे में बस इतना ही। वैसे तो नाटो के पास भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स हैं जिनकी मदद से ये वो दुनिया को पावरफुल दिखाता फिरता है, पर जब से रशिया ने ऐसे वेपन्स को डेवलप कर लिया है जो ना सिर्फ वेस्टर्न वेपन्स को चैलेंज कर सकते हैं बल्कि मात भी दे सकते हैं। आपके ख्याल में इस वक्त नाटो रशिया के मुकाबले कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के साथ आने के साथ में वीडियो को लाइक करते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।